नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से इस एक चैनल में। तो दोस्तों देखिए, मैं आपके लिए लाया हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फार्मूला चार्ट रिवीजन वॉल्यूम 2। ठीक है, तो एक वीडियो में लाया था तो उसमें वॉल्यूम 1 का मैंने पूरा आपको फार्मूला करा दिया था इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, तो ये वॉल्यूम 2 का ये पीडीएफ जो मुझे मिल गया है कहीं से। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत खोजा इसको तब जाकर मिला है कहीं से। ठीक है, तो आइए देखिए, इसके पहले जो दोस्तों जो पहला जो इसको वीडियो लाया था, जो मैं लाया था फार्मूला वाला। ठीक है, तो उसमें सब बेसिक इलेक्ट्रिकल का जितना भी फार्मूला सब वो फार्मूला उसमें था। ठीक है, और इसमें जो है मशीन का फार्मूला है। ठीक है ना, मशीन का भी है, डीसी मोटर, हर एक प्रकार का मोटर का है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत भी इसमें है। ठीक है, हर एक प्रकार का मोटर है यहाँ पे, और जो ट्रांसफार्मर भी है, हर एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे। ठीक है ना, यानी कि पूरा जो है आपका ऐसे पूरा यूडब्ल्यू भी है। ठीक है ना, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट है। ठीक है, पावर प्लांट है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एक चीज़ को आपको कंप्लीट करता हुआ यहाँ पे मैं चलूँगा, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या है कि मशीन 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इक्वेशन जो है डीसी जनरेटर का क्या है दोस्तों, तो ई बराबर होता है यानी कि ईएमएफ जनरेटेड, ई बराबर होता है 5P/N/60 गुणे Z/A वोल्ट होता है। ठीक है ना, लैप वाइंडिंग में दोस्तों, लैप वाइंडिंग के लिए ए बराबर पी होता है, यानी कि जो पैरेलल पाथ होता है वो पोल की संख्या के बराबर होता है। ठीक है ना, और फार्मूला होता है क्या, ई यल लैप वाइंडिंग में फार्मूला होता है 5ZN/60 वोल्ट, और वेव वाइंडिंग के लिए समांतर जो पथ की संख्या होता है 2 होता है, 5PNZ/120 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वेव वाइंडिंग ईएमएफ बराबर P/2 गुणे लैप वाइंडिंग ईएमएफ होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का ये फिगर है। ठीक है, यहाँ पर जो फार्मूला होता है ई बराबर IaRa प्लस वी होता है। ठीक है, और पावर जो होता है पी बराबर E/IA होता है। ठीक है, संट बाउंड जनरेटर का दोस्तों ये है, ये संट बाउंड जनरेटर का फिगर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बस इसका फिगर ध्यान रखिएगा कौन सा किसका फिगर है। ठीक है, और आर्मेचर में विकसित वैद्युत शक्ति पी बराबर होता है E/I होता है। ठीक है ना, और पी यानी कि पावर आउटपुट बराबर होता है पावर लॉस प्लस पावर आउटपुट। ठीक है, सीरीज बाउंड जनरेटर के लिए दोस्तों ये होता है, सीरीज बाउंड जनरेटर है। ठीक है, इसका सब इक्वेशन लिखा गया है। ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का फिगर है, इसको बस ध्यान रखिएगा। ये है लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर है। ठीक है, ये है लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर। ठीक है, अब देखिए आर्मेचर रिएक्शन एंड कम्यूटेशन, रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैकेनिकल डिग्री बराबर होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री बटा P/2 होता है। ठीक है ना, या इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे इलेक्ट्रिकल डिग्री बटा P। ठीक है, उसके बाद है लीकेज कोफिशिएंट। लीकेज कोफिशिएंट का फार्मूला होता है संपूर्ण फ्लक्स अपान उपयोगी फ्लक्स। ठीक है, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, प्रति पोल डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न क्या होता है दोस्तों कि Z/I, फिर Z/I गुणे मैकेनिकल डिग्री बटा 360 होता है। प्रति पोल कुल एम्पियर टर्न का फार्मूला होता है एम्पियर टर्न प्रति पोल बराबर ZI/2P होता है। ठीक है, प्रति पोल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न का फार्मूला होता है Z/I 1/2P माइनस मैकेनिकल डिग्री अपन 360, और प्रति पोल कंपनसेटिंग वाइंडिंग एम्पियर टर्न का फार्मूला होता है 0.7 गुणे A गुणे T प्रति पोल। ठीक है, जेड क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग में कुल चालकों की संख्या है। ठीक है, और बराबर होता है क्या, नंबर ऑफ स्लॉट्स गुणे नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, जेड बराबर S/C होता है। ठीक है ना, एस क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स है, सी क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट है। ठीक है, देखिए डीसी मशीनों के प्रकार एवं अभिलक्षण, तो पहला दिया है फ्रेंड्स शंट जनरेटर, इसका अनुप्रयोग है बैटरी चार्जिंग में करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों शंट जनरेटर का उपयोग हम बैटरी चार्जिंग में करते हैं, क्योंकि इससे जो है कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो मतलब प्राप्त होता है। ठीक है ना, स्थिर वोल्टेज रहता है। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग वैद्युत ट्रैक्शन क्रेन और हाइस्ट में करते हैं। लेवल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन तथा समांतर प्रचालन के लिए सुटेबल होता है। डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम बूस्टर के लिए करते हैं। अंडर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग डूपिंग अभिलक्षण के लिए करते हैं। ओवर कंपाउंड जनरेटर का अनुप्रयोग क्या है, राइजिंग अभिलक्षण है। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग वेल्डिंग उद्देश्य के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीरीज ओवर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक तथा डिफरेंशियल शंट सेपरेटरी अंडर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक होता है। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशन, यानी जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है पहला वाला, वो किसके बीच बनता है दोस्तों, तो नो लोड वोल्टेज और जो है
जो है मतलब फील्ड करंट, ठीक है ना, तो नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच बनता है, ठीक है। और आंतरिक अभिलक्षण जो है वो टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना, टर्मिनल वोल्टेज और जो है आर्मेचर करंट के बीच बनता है, ठीक है। बाह्य अभिलक्षण जो है वोल्टेज और लोड करंट के बीच बनता है, और लोड सिचुएशन कर्व जो है वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच बनता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिटिकल रेजिस्टेंस वह अधिकतम क्षेत्र प्रतिरोध जिसके लिए जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप कर सके उसे क्रिटिकल प्रतिरोध कहते हैं। क्रिटिकल प्रतिरोध का जो है स्लोप सदैव ओपन सर्किट अभिलक्षण का टेंजेंट होता है, और क्रिटिकल प्रतिरोध गति के समानुपाती होता है। वह मिनिमम स्पीड जिसके लिए मशीन दिए गए फील्ड रेजिस्टेंस पर वोल्टेज बिल्डअप कर सके उसे क्रिटिकल स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका बैक ईएमएफ का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, 5P/N/Z/60A होता है, ठीक है। ये सेपरेटली सोर्स एक्साइटेड डीसी मोटर का ये फिगर आप देख सकते हैं इसको, ये शंट वाउंड मोटर का फिगर है, ठीक है। ये सीरीज वाउंड मोटर का फिगर है। और कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेवलप्ड मैकेनिकल पावर दोस्तों, बैक ईएमएफ बराबर V/2 सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए, ठीक है। और ये डिफरेंट बैक ईएमएफ ऑन डीसी मोटर एट डिफरेंट लोड, ठीक है। तो EB2/EB1 बराबर N2/1 और EB2/EB1 बराबर N2/N1, EB2/EB1 बराबर I2N2/I1 भी होता है, ठीक है। ये डीसी मोटर जो दूसरा वाला है वो डीसी शंट मोटर में वांछित समीकरण का रूप है, और जो तीसरा वाला है वो डीसी सीरीज मोटर में उक्त वांछित समीकरण का रूप है। शक्ति व बलाघूर्ण में संबंध क्या होता है दोस्तों, तो आर्मेचर टार्क बराबर होता है बैक ईएमएफ गुणे आर्मेचर करंट अपान जो है कोणीय वेलोसिटी, ठीक है ना, जो है ओमेगा है, ठीक है। तो यह EBIA/2πm भी लिख सकते हैं, 2πn बराबर 60 EBIA/2πn लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बस इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा नहीं, ठीक है। डीसी शंट मोटर के लिए आर्मेचर टार्क का अनुपातिक होता है शंट फ्लक्स 5SH प्रोपोर्शनल टू ISH, ठीक है, बराबर V/RSH बराबर KA कांस्टेंट। टार्क जो है आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शंट मोटर के लिए, और टार्क जो है TA2/TA1 बराबर IA2/IA1। तब किसी एक डीसी शंट मोटर पर भार की किन्हीं दो प्रथम तथा द्वितीय अवस्थाओं के लिए बलाघूर्णों का अनुपातिक सूत्र निम्नलिखित होगा। देखिए डीसी सीरीज मोटर के लिए आर्मेचर टार्क का अनुपातिक सूत्र सीरीज फ्लक्स जो है वो सीरीज करंट के प्रोपोर्शनली होता है, आर्मेचर करंट के बराबर होता है, लोड करंट के भी बराबर होता है, ठीक है। और ये फार्मूला यहाँ से बन जाता है आर्मेचर टार्क का, ठीक है ना, TA2/T1 बराबर IA2 का स्क्वायर अपान IA1 का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है आर्मेचर करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है करणी में टार्क के, ठीक है। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, देखिए शंट तथा सीरीज मोटर के गति नियंत्रण के विधि। तो पहले शंट मोटर का देख लेते हैं। शंट मोटर का जो है फ्लक्स कंट्रोल विधि है, आर्मेचर या रिस्टेट विधि है, वोल्टेज कंट्रोल विधि है। वोल्टेज कंट्रोल में दो प्रकार का आता है, मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल और वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। दूसरा है सीरीज मोटर, तो इसका जो है फ्रेंड्स क्या है, देखिए फ्लक्स कंट्रोल विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि, आर्मेचर डाइवर्टर विधि, टैप्ड फील्ड कंट्रोल विधि, पैरेललिंग फील्ड कॉइल, और एक है परिवर्तनीय प्रतिरोध मोटर के सीरीज में, ठीक है। तो ये जो है शंट मोटर और जो है सीरीज मोटर की गति नियंत्रण की विधि है। नोट पॉइंट, देखिए जो फील्ड कंट्रोल विधि है वो एबव बेस स्पीड के लिए करते हैं, जो आर्मेचर कंट्रोल है वो बिलो बेस स्पीड के लिए करते हैं, और वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल जो है ये वाइड रेंज ऑफ स्पीड के लिए करते हैं, ठीक है। देखिए टेस्ट है, पहला टेस्ट है स्विनबर्न टेस्ट, इसको नो लोड टेस्ट भी कहते हैं। ये क्यों किया जाता है, ये कांस्टेंट लॉसेस को फाइंड करने के लिए किया जाता है। उसके बाद रिटार्डेशन टेस्ट, इसको क्यों करते हैं, स्ट्रे लॉस इन केस ऑफ डीसी शंट मशीन। उसके बाद हॉपकिंसन टेस्ट या इसको बोलते हैं रिजनरेटिव टेस्ट, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, परफॉर्मेंस ऑफ मशीन्स रिगार्डिंग कम्यूटेशन एंड टेम्परेचर राइज। उसके बाद फील्ड टेस्ट सीरीज मोटर टेस्ट क्यों करते हैं, स्ट्रे लॉस फाइंड करने के लिए इन केस ऑफ डीसी सीरीज मशीन। उसके बाद ब्रेक टेस्ट, इसको डायरेक्ट टेस्ट भी कहते हैं। इसको क्यों किया जाता है, एफिशिएंसी ऑफ स्मॉल मोटर, ठीक है, स्मॉल मोटर का एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए
स्टार्टर का प्रयोग स्टार्टर और मोटर। स्टार्टर तो देखिए 2 बिंदु फेस प्लेट ड्रम टाइप स्टार्टर का प्रयोग हम सीरीज मोटर के लिए करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम शंट और कंपाउंड मोटर के लिए करते हैं। 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग भी हम शंट और कंपाउंड मोटर के लिए करते हैं। ठीक है। देखिए अनुप्रयोग और ड्यूटी के प्रकार। तो ब्लोअर और पंखा स्थिर ड्यूटी, भोपू शार्ट टाइम ड्यूटी, मशीन टूल्स कंटिन्यूअस ड्यूटी विथ स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग, और वायर ड्राइंग मशीन तो इसको है इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला है फॉरवर्ड मोटरिंग। फॉरवर्ड मोटरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में गति, बला गुण और आउटपुट पावर, इसमें तीनों क्या होता है, तीनों पॉजिटिव होता है। गति भी पॉजिटिव, बला गुण भी पॉजिटिव, आउटपुट पावर भी पॉजिटिव होता है। और फॉरवर्ड ब्रेकिंग में गति पॉजिटिव होता है, बला गुण और आउटपुट पावर निगेटिव होता है। रिवर्स मोटरिंग में गति निगेटिव होती है, बला गुण भी निगेटिव होता है और आउटपुट पावर पॉजिटिव होता है। लेकिन ठीक है, रिवर्स ब्रेकिंग में गति निगेटिव होता है, बला गुण पॉजिटिव होता है, आउटपुट पावर भी निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये भी उसको याद रखिएगा। देखिए आवरण के प्रकार और अनुप्रयोग। तो पहला है प्रोटेक्टेड टाइप, इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज में प्रयोग करते हैं। उसके बाद है स्प्लैश प्रूफ, इसका प्रयोग हम रेन वर्षा में करते हैं। टोटल इनक्लोज्ड फैन कूल टाइप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आरा मशीन वाली जगहों पर करते हैं। फ्लेम प्रूफ वाला का प्रयोग करते हैं, फ्लेम प्रूफ तो उसको कर रहे हैं कोलेरीज में, कोयले की खान में करते हैं। ठीक है। अब देखिए लोड के प्रकार और बलागुण गति समीकरण। तो हॉइस्ट में क्या होता है, बलागुण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गति के। फैन में जो बलागुण है वो गति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मशीन टूल्स में नियत गति होता है और लोड विथ फ्लूइड फ्रिक्शन में बलागुण जो है वो गति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड है, इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख लीजिए। जो पहला है वो क्या है, पीएन रिवर्स ब्लॉकिंग, पीएन डायोड अथवा सॉकले डायोड भी इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका फिगर बनाया गया है, देख लीजिएगा। और जो यहाँ पे उसका सिंबल भी बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाइलेटरल पीएन डायोड स्विच, ये भी इसका ये फिगर है और इसका सिंबल है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर का भी सिंबल आप याद रखिएगा। तो एससीआर में जो है 3 जंक्शन होते हैं, 4 लेयर होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए एस है यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच है। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो भी आप इसको देख लीजिएगा सिंबल। ये ट्रायक है, ट्रायक का ये सिंबल है, इसको ध्यान रखिएगा। ये डायक है, डायक का सिंबल है। ठीक है, डायक में 2 टर्मिनल होते हैं केवल। ये LASCR है, लाइट एक्टिवेटेड SCR है। ठीक है, तो इसका फिगर इसको आप याद रखिएगा फिगर। ठीक है, देखिए SCR और ट्रायक में अंतर। तो SCR जो है 4 लेयर वाली युक्ति होती है और ट्रायक भी 4 लेयर वाली युक्ति होती है। SCR में 3 टर्मिनल होते हैं, ट्रायक में भी 3 टर्मिनल होते हैं। लेकिन SCR जो है यूनि डायरेक्शनल युक्ति है और ट्रायक बाई डायरेक्शनल युक्ति है। SCR या गेट टर्मिनल पर नैरो पॉजिटिव पल्स देने पर ट्रिगर्ड होता है और जो ट्रायक है या गेट टर्मिनल पर नैरो पल्स या पॉजिटिव या निगेटिव देने पर ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद SCR के बारे में, यह फास्ट टर्न ऑफ स्विच है। ट्रायक के बारे में यह लॉन्गर टर्न ऑफ टाइम स्विच होता है और SCR में यह फ्यू किलो हर्ट्ज के AC सप्लाई पर कार्य कर सकता है और जो ट्रायक है सीमित AC सप्लाई 400 हर्ट्ज पर ही कार्य कर सकता है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ये ट्रांसफार्मर का फिगर बनाया गया है, हर एक उसके पार्ट के बारे में लिखा गया है। ठीक है ना, कहाँ प्राइमरी वाइंडिंग है, कौन सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, लेमिनेटेड आयरन कोर होता है, कॉमन मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, प्राइमरी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, सेकेंडरी सर्किट होता है। ठीक है, सिंगल फेज AC सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, तो आइए उसके बारे में उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे, तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग में बात करें, सेल्फ जो EMF उत्पन्न होता है तो उसको कितना होता है, -N1 d∅dt होता है। और ये सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ वाला। दूसरा जो म्यूचुअल वाला है -N2 d∅dt होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है V2/V1 बराबर E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2 बराबर K होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर में, E बराबर 4.44 F/N मैक्स होता है। ठीक है, ये RMS वैल्यू होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर में दोस्तों आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है, N1 बराबर जो है ये जो है
मतलब आदर्श ट्रांसफार्मर याद रखिए कोई भी लॉसेस नहीं होता है इसमें। जो जितना प्राइमरी साइड में पावर होता है उतना ही सेकेंडरी साइड में भी पावर होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर कोई भी लॉसेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सब मतलब याद रखिएगा कि जो इसकी दक्षता होती है 100% होती है, ठीक है, ये सब होता है। और देखिए प्राइमरी लीकेज फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एमएमएफ के और लोड के भी, ठीक है। और सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स भी वही होता है, ठीक है। टोटल फ्लक्स का फार्मूला आप देख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस का फार्मूला ये सब लिखा गया है, ठीक है। वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी साइड भी आप देख सकते हैं, वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी साइड भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको टोटल ओमिक वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी साइड, टोटल ओमिक वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी साइड, ठीक है। चुंबकन परिपथ का नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी यहाँ पर उसका फार्मूला है, ठीक है। V1/I बराबर V1/I0 cos φ0, ठीक है। चुंबकीय परिपथ का लीकेज रिएक्टेंस यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए चुंबकन परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला है। उसके बाद ट्रांसफार्मर में जो किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट, ये उसका फिगर है, ठीक है ना। क्यों किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट दोस्तों? तो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य ट्रांसफार्मर की लौ हानियाँ ज्ञात करना है। यह परीक्षण नॉर्मल रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है, ठीक है। और जो उसके बाद देखते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है, क्योंकि ये जिसका परीक्षण का मुख्य उद्देश्य ट्रांसफार्मर की ताम्र हानियाँ ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन है, तो ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ईडी करंट लॉसेस का फार्मूला याद रखिएगा। ईडी करंट लॉस बराबर होता है KE × BM² F²T²V, ठीक है। और हिस्टैरिसीस लॉस का होता है KH BM 1.6 F × V वाट होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक पक्ष के सापेक्ष कुल ताम्र हानियाँ का परिकलन, ठीक है, I²R01। द्वितीयक पक्ष के सापेक्ष कुल ताम्र हानियों का परिकलन दिया है। ट्रांसफार्मर में कुल हानियों का परिकलन दिया है। देखिए फुल लोड पर कुल हानियाँ भी हैं W1 + WE, ठीक है, कि जितना भी लॉस होगा आप जोड़ देंगे। देखिए अर्धभार पर कुल हानियाँ हैं WI + 1/4 WCU, ठीक है। दोगुने भार पर कुल हानियाँ WI + 4 WCU होता है। नो लोड पर कुल हानियाँ दोस्तों W1 + 0, ठीक है, क्योंकि कॉपर लॉस नहीं होता है, ठीक है। और परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर × 100। परसेंटेज इफिशियंसी बराबर निर्गत पावर या आउटपुट पावर अपन आउटपुट पावर प्लस कुल लॉसेस, ठीक है, × 100 होता है। या निर्गत शक्ति बटा निर्गत शक्ति प्लस लौ हानियाँ प्लस ताम्र हानियाँ × 100 होता है, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज इफिशियंसी एट फुल लोड V2I2 cos φ2 अपन V2I2 cos φ2 प्लस कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस × 100 होता है। और ये जो एफिशिएंसी है हाफ लोड पर उसका जो एफिशिएंसी दिया गया है, किसी भी भार पर निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला ये होता है। फार्मूला ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ये होता है, ठीक है। और उच्चतम दक्षता की स्थिति में ट्रांसफार्मर पर किलोवोल्ट एम्पियर में विद्युत धारा का फार्मूला होता है KVA बराबर फुल लोड इन KVA × करड़ी में आयरन लॉस अपन कॉपर लॉस, ठीक है। ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता होती है आउटपुट इन इट्स ड्यूरिंग 24 आवर और अपन इनपुट इट्स ड्यूरिंग 24 आवर, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर, तो क्या होता है उसका फ्रेंड्स, उसका फार्मूला होता है, ठीक है। प्लस जो है प्लस साइन लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, माइनस साइन जो है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, ठीक है। और वोल्टेज रेगुलेशन बराबर R पर यूनिट cos φ प्लस X पर यूनिट sin φ होता है। कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन tan φ बराबर माइनस जो है VR/Vx होता है, ठीक है। और tan φ बराबर माइनस R02/Ix02 होता है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन tan φ बराबर सेंडिंग वोल्टेज अपन रिसीविंग वोल्टेज, tan φ बराबर जो है X02/R02 होता है, ठीक है, X/R होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में डिफरेंस देख लीजिए। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में यह सीरीज मैग्नेटिक सर्किट होता है, इसमें सेल टाइप में पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट होता है। कोर टाइप में 2 लिंब और 2 योक होता है, सेल टाइप में 3 लिंब और 2 योक होता है। कोर टाइप सुटेबल फॉर लो फ्लक्स डेंसिटी एप्लीकेशन और सेल टाइप सुटेबल फॉर हाई फ्लक्स डेंसिटी एप्लीकेशन। कोर टाइप रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ कॉपर, सेल टाइप रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कॉपर।
कोर टाइप ट्रांसफार्मर रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ इंसुलेशन सो सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज एंड हाई पावर एप्लीकेशन बट सेल टाइप ट्रांसफार्मर सुटेबल फॉर लो वोल्टेज एंड लोअर पावर एप्लीकेशन। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और उसका प्रयोग देख लीजिए। सैंडविच कॉयल का प्रयोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर में करते हैं। डिस्क कॉयल का प्रयोग निम्न वोल्टता 1000 एम्पीयर से ऊपर की धारा के लिए करते हैं। और क्रॉस ओवर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का प्रयोग उच्च वोल्टता वाइंडिंग के छोटे ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। म्यूचुअल लोड शेयरिंग बाय टू पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ उसका फिगर बनाया गया है यहाँ पे। तो केवीए बराबर होता है केवीए गुणे बेस इम्पीडेंस अपान ZA प्लस ZB। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर बनाया गया है। ठीक है, तो पेरियोडिक स्थानांतरित VA बराबर होता है 1 माइनस के गुणे निर्दिष्ट VA। ठीक है, कंडक्टिविटी ट्रांसफर VA बराबर के इंटू इनपुट VA और प्रेरकीय स्थानांतरित शक्ति बटा निविष्ट शक्ति उच्च वोल्टता माइनस निम्न वोल्टता अपान उच्च वोल्टता। पर यूनिट लॉस इन ऑटो ट्रांसफार्मर 1 माइनस के पर यूनिट लॉस इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर पर यूनिट जो है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पर यूनिट रेगुलेशन है तो 1 माइनस के होता है। पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर अपान पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इक्वल टू 1 माइनस के। ऑटो ट्रांसफार्मर में चालक का भार 1 माइनस के होता है। 1 माइनस के गुणे दो कुंडलन ट्रांसफार्मर में चालक का भार। 3 फेज जो है सिंक्रोनस मोटर के बारे में देखते हैं। तो तुल्यकालिक गति NS बराबर 120F/P हर्ट्ज। ये सिंक्रोनस मोटर का V कर्व बनाया गया है, इसका फिगर है। देखिए इनवर्स V कर्व जो है शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है। और जो ये V कर्व होता है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, ये जो है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है। ठीक है ना। और ये तुल्यकालिक मोटर अर्थात सिंक्रोनस मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति का वेक्टर डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर बराबर होता है V इंटू आर्मेचर करंट गुणे cos फाई। डेवलप्ड मैकेनिकल पावर का फार्मूला है क्या फ्रेंड्स EB इंटू IA cos अल्फा माइनस 5 वाट होता है। ठीक है, और ये सब फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अधिकतम जो है इनपुट पावर अधिकतम EB इंटू V अपान XS होता है। ठीक है, संपूर्ण बलागुण तथा भार कोण में संबंध क्या होता है, ये संबंध भी यहाँ पर लिखा गया है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो देखिए पावर फैक्टर यूनिटी है। अल्टरनेटर के लिए प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, मोटर के लिए प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। और जीरो पावर फैक्टर लैग पर प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग और इसमें प्योरली मैग्नेटाइजिंग। जीरो पावर फैक्टर लीड में, अल्टरनेटर में प्योरली मैग्नेटाइजिंग, मोटर में प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग। 0.8 अगर लैग हो रहा है तो पार्सली डीमैग्नेटाइजिंग प्लस पार्सली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा अल्टरनेटर में। और मोटर में प्योरली यानी पार्सली जो है पार्सली मैग्नेटाइजिंग और प्लस पार्सली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। और 0.8 अगर लीड है तो पार्सली मैग्नेटाइजिंग प्लस पार्सली जो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा अल्टरनेटर में। और मोटर में पार्सली डीमैग्नेटाइजिंग प्लस पार्सली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा मोटर में। ठीक है ना। तो ये एक पेज तो खत्म हो गया हम लोग का। एक पेज मैंने पूरा इसको ये जो है आपको पूरा एक पेज यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने करवा दिया। ठीक फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में हम ये दूसरा वाला भी इसको देख लेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा। और दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं, PDF मैं इसका शेयर कर दूँ दोस्तों। बहुत ही मेहनत लगा खोजने के लिए, पूरा मैंने अपना टाइम बहुत लगाया, इसको कम से कम 3-4 घंटा जो इसको लगाया खोजने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसको चाहिए इसका PDF दोस्तों, क्योंकि दोनों मैं आपको दोनों PDF सेंड कर दूंगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल में। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स तो इसके लिए केवल आपको मात्र 25 रुपये देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत 3-4 घंटा लगा दोस्तों मैंने खोजा है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, आप खोज लीजिएगा तो मतलब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही मतलब बहुत टाइम लगा इसको खोजने में। ठीक है ना। तो मात्र 25 रुपये जो है आप फ़ोन पे गूगल पे कर दीजिएगा। दोनों PDF आपको दे दूंगा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का। ठीक है, तो UPI जो नंबर है 9889792600। ठीक है, इस पर आप भेज दीजिएगा। ठीक है, मेरा नाम आ जाएगा सूरज चौरसिया, इस पर आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो मैं आपको जो है
मैं भेज दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो है ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला जो है पूरा फार्मूला जो है एक पेज का हमने पूरा देख लिया था। ठीक है, और हमको जो है यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। ठीक है ना, यहाँ से हम पूरा फार्मूला जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो पर दोस्तों 100 लाइक आ जाएंगे दोस्तों, तो आपको जो है इसका PDF फ्री में दिया जाएगा। और अगर आप अभी चाहते हैं दोस्तों तो आपको केवल 25 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ठीक है ना, तो इसके पहले का वीडियो जरूर देख लीजिए दोस्तों, उसमें पूरा मैंने आपको जो पूरा ये फार्मूला है, ठीक है, इस पे ये पेज वाला ये पूरा आपको उस वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूँ। ठीक है, ये वॉल्यूम 2 वाला चार्ट है दोस्तों, वॉल्यूम 2 वाला चार्ट है। वॉल्यूम 1 वाला चार्ट भी दोस्तों उसको मैंने पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा, लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसका भी PDF आपको जो है दे दिया जाएगा 25 रुपये में, दोनों का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं फ्री में तो दोस्तों बस इस पर 100 लाइक आ जाएंगे दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए मशीन सेकंड से, द्विकला घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, रिजल्टेंट जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम फ्लक्स के यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, फाई आर बराबर फाई एम होता है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में देखिए, रोटर टार्क जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्लक्स के और करंट के और EMF के, E2 के। ठीक है, और प्रोपोर्शनल होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, स्लिप इन यूनिट फॉर्म यस बराबर NS यानी कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटा सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है ना, NS माइनस N अपान NS होता है। ठीक है, स्लिप इन परसेंटेज होता है, परसेंटेज स्लिप बराबर NS माइनस N अपान NS गुणे 100 होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स वैल्यूज ऑफ स्लिप एट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द रोटर। तो एट स्टैंड स्टिल कंडीशन ऑफ रोटर यस बराबर होता है NS माइनस 0 हो जाएगा अपान NS इक्वल टू NS अपान NS बराबर 1 मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि एट स्टैंड स्टिल कंडीशन ऑफ रोटर स्लिप इक्वल टू 1 मैक्सिमम होता है। ठीक है, एट सिंक्रोनस कंडीशन ऑफ रोटर यस बराबर दोस्तों क्या होता है 0 अपान NS यानी कि मिनिमम होता है। ठीक है, तो जो टार्क होता है वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो स्पीड होता है वो स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो भार के साथ स्लिप का संबंध क्या होता है, तो दोस्तों स्लिप जो है भार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लोड बढ़ेगा तो स्लिप भी बढ़ेगा। ठीक है, और बलाघूर्ण के साथ स्लिप का संबंध क्या होता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर स्लिप बढ़ेगा तो टार्क भी बढ़ेगा। ठीक है ना, टार्क बढ़ेगा तो स्लिप बढ़ेगा। ठीक है, और घूर्णक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, देखिए FR बराबर होता है SF, FR यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुणे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुणे जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, लिखा भी है रोटर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुणे सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। इंड्यूस्ड EMF इन अ रोटर ER बराबर क्या होता है यस इंटू E2। ठीक है ना, इंड्यूस्ड EMF इन अ रोटर स्लिप गुणे EMF वोल्टेज। ठीक है, देखिए रोटर रनिंग EMF बराबर स्लिप गुणे रोटर स्टार्टिंग EMF। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए फार्मूला है दोस्तों कि T स्टार्ट अपन TFL बराबर है I स्टार्ट अपन IFL का स्क्वायर इंटू SEF। ठीक है, इस स्टार्टर का प्रयोग 5 HP तक के मोटरों के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्टार डेल्टा स्टार्टर, इस स्टार्टर का प्रयोग 5 से 20 हार्स पावर तक की मोटरों के लिए किया जाता है। स्टार स्थिति में लाइन धारा बराबर 1/3 डेल्टा स्थिति में लाइन धारा। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है, T स्टार्ट अपन TFL बराबर 1/3 I स्टार्ट अपन IFL का स्क्वायर गुणे SFL। ठीक है, ISC क्या है स्टार्टिंग फेज करंट है डेल्टा में, और IF क्या है फुल लोड करंट है डेल्टा में। ठीक है, उसके बाद आता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आता है, T स्टार्ट अपन TFL बराबर होता है K स्क्वायर I स्टार्ट अपन IFL का स्क्वायर गुणे SFL होता है। तो K क्या है टैपिंग ऑफ ट्रांसफार्मेशन रेशियो है, I स्टार्ट क्या है स्टार्टिंग करंट है, IFL क्या है फुल लोड करंट है। इस स्टार्टर का प्रयोग स्टार व डेल्टा कनेक्टेड दोनों मशीनों के लिए किया जाता है। ठीक है, इस स्टार्टर का प्रयोग 20 हार्स पावर के ऊपर के मशीनों के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ रोटर स्तब्ध अवस्था में E2 बराबर N2 अपान N1 गुणे E1 बराबर KE1। ठीक है, वेयर K बराबर N2 अपान N1। ठीक है, K बराबर N2 अपान N1 बराबर E2 अपान E1। इम्पीडेंस ऑफ रोटर, तो Z2 बराबर
अंडर रूट में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इम्पीडेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करड़ी में रेजिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे और इम्पीडेंस का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, इम्पीडेंस का नहीं, X जो है रिलक्टेंस होता है ना X। ठीक है, तो Z क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। तो इंड्यूस्ड करंट इन अ रोटर, तो I2 बराबर EMF ऑफ रोटर अपान इम्पीडेंस ऑफ रोटर। ठीक है, I2 बराबर E2 अपान Z2 या E2 अपान अंडर रूट में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक है, रिलक्टेंस होता है X2। और उसके बाद देखिए बलाघूर तथा घूर्णक के शक्ति गुणक के में संबंध क्या होता है, T बराबर K फाई I2 कास फाई 2 होता है। बलाघूर तथा घूर्णक की प्रेरित विद्युत शक्ति में संबंध क्या होता है, तो टार्क प्रोपोर्शनल टू E2 I2 कास फाई 2। यहाँ पर टार्क जो है प्रोपोर्शनल होता है P2 के। ठीक है, P2 क्या है, E2 I2 कास फाई है, पावर है। ठीक है ना, टार्क प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक पावर इन रोटर। स्टार्टिंग टार्क ऑफ इंडक्शन मोटर का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग टार्क का K2 E2 का स्क्वायर R2 अपान Z2 का स्क्वायर न्यूटन मीटर। ठीक है, टार्क का मतलब मात्रक होता है न्यूटन मीटर। आरंभिक बलागुण तथा प्रदायी वोल्टता में संबंध क्या होता है फ्रेंड्स, तो टी स्टार्ट प्रोपोर्शनल टू होता है V स्क्वायर, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क R2 बराबर X2। ठीक है, यानी कि रोटर रेजिस्टेंस बराबर होता है रोटर रिएक्टेंस के। ठीक है ना, तो ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका फिगर बनाया गया है। देखिए मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क, इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग टार्क जो है यहाँ पर लिखा भी है के 5 लिखा है, K2 R2 होता है के अपान में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर स्थिर प्रदायी वोल्टता पर R2 बराबर X2 रखने पर फ्रेंड्स प्राप्त अधिकतम प्रारंभिक जो आरंभिक बलागुण है मैक्सिमम टार्क बराबर होता है के एस, ये फिर सब 5 लिखा के 5.2 X2 T मैक्स प्रोपोर्शनल टू 1/X2। तो उसके बाद आरंभिक तथा अधिकतम जो है बलागुणों का अनुपात ये होता है। ठीक है ना, चल स्थिति के अंतर्गत पैरेलल मोटर फ्रेंड्स का फार्मूला ये होता है, देख लीजिए। उतना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब क्वेश्चन आता भी नहीं है। और ये भी उसका जो है फार्मूला है, सभी देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, गतिशील स्थिति में E2 ER तथा IR के मध्य फेज एंगल का होता है फार्मूला, बस याद रखिएगा tan इनवर्स X/R2 होता है। ठीक है, और ये रोटर के बलागुण तथा शक्ति गुणक में संबंध होता है, TR बराबर होता है K फाई IR कास फाई R न्यूटन मीटर। ठीक है, और ये रोटर के बलागुण तथा प्रेरित विद्युत शक्ति में संबंध होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर का रनिंग टार्क का फार्मूला ये होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, और मोटर के धावी बलागुण तथा प्रदायी वोल्टता में संबंध होता है, ये भी इसको देख लीजिए, फार्मूला है। मैक्सिमम रनिंग टार्क के लिए शर्त क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए R2 बराबर होता है यस X2 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैक्सिमम का रनिंग टार्क के लिए ये होता है फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम रनिंग टार्क होता है ना वो जो है रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये है फ्रेंड्स धावी बलागुण TR यानी कि रिजल्टेंट टार्क तथा अधिकतम बलागुण का अनुपात क्या होता है 2S/S² प्लस A²। ठीक है, उसके बाद प्रेरण मोटर बलागुण का फार्मूला होता है फ्रेंड्स 9.55 PM/N न्यूटन मीटर। ठीक है, रोटर आउटपुट का फार्मूला होता है ग्रॉस रोटर आउटपुट बराबर 2πNT/60 होता है। ठीक है, रोटर का अपर लॉस अपन रोटर इनपुट बराबर होता है NS-N/NS बराबर यस। रोटर का अपर लॉस बराबर होता है यस गुणे यानी कि स्लिप गुणे रोटर इनपुट। ग्रॉस रोटर आउटपुट बराबर रोटर इनपुट माइनस रोटर का अपर लॉस या बराबर है रोटर इनपुट माइनस स्लिप गुणे रोटर इनपुट। तो मैक्सिमम या मैक्सिमम पावर बराबर रोटर इनपुट कोष्टक में 1 माइनस यस, फार्मूला है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए ग्रास रोटर आउटपुट अपान रोटर इनपुट बराबर 1 माइनस यस भी होता है या N/NS भी होता है। रोटर का अपर लॉस अपान ग्रास रोटर आउटपुट बराबर यस/1 माइनस यस। ठीक है, रोटर इफिशियंसी बराबर N/NS होता है। तुल्यकाली वाट अर्थात सिंक्रोनस वाट का फार्मूला होता है P2 इनपुट बराबर 2πNT/60 होता है। ठीक है, और ये भी फार्मूला है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा केवल बस। देखिए फ्रेंड्स
3 फेज प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण विधि, पहला है स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, इससे क्या होता है स्टार्टिंग टार्क घटता है। दूसरा है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, इससे स्टार्टिंग टार्क बढ़ता है। तीसरा है स्थिर V/F कंट्रोल, इससे अधिकतम टार्क स्थिर रहता है। और चौथा है रोटर परिपथ में वोल्टेज का इंजेक्शन, इससे क्या होता है गति तथा पावर फैक्टर दोनों नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट है स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल स्टार्टिंग टार्क घटता है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्टार्टिंग टार्क बढ़ता है, स्थिर V/F कंट्रोल अधिकतम टार्क स्थिर रहता है, और रोटर परिपथ में वोल्टेज का इंजेक्शन गति तथा पावर फैक्टर दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल फेज मोटर के अनुप्रयोग देखते हैं। पहला है स्टेसिस मोटर, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं साउंड उपकरण और टेप रिकॉर्डर में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल मोटर, इसका प्रयोग मिक्सर में, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में, सीविंग मशीन में करते हैं। तीसरा है रिलक्टेंस मोटर, इसका प्रयोग टाइमर सर्किट में और घड़ी में करते हैं। सामान्य उद्देश्य विभक्त कला FHP मोटर का प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में। सर्वो मोटर का प्रयोग करते हैं रडार में, कंप्यूटर में, रोबोट में, ग्राइंडिंग सिस्टम में करते हैं। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग फैन में, ब्लोअर्स में करते हैं। उसके बाद है साइडेड पोल मोटर का प्रयोग खिलौना हीटर यूनिट में करते हैं। उसके बाद स्टेपर मोटर का प्रयोग प्रिंटर, प्लास्टर, जो है फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव में करते हैं। उसके बाद है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इसका प्रयोग जो है एयर कंप्रेसर में करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूनिट में करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अल्टरनेटर के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो पोल पिच ध्रुव विस्तार क्या होता है, अल्टरनेटर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स होता है। ठीक है, स्लॉट्स पर पोल। पिच फैक्टर क्या होता है, पिच गुणक क्या होता है, इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बलों का सदिश योग बटा प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बलों का अंकगणितीय योग होता है। ठीक है, यानी कि ऊपर सदिश योग नीचे अंकगणितीय योग होता है 2e cos α/2 अपॉन 2e। तो जो है पिच फैक्टर का जो होता है cos α/2 होता है। ठीक है, अल्फा बराबर क्या होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स इन शॉर्ट पिच अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स इन पोल पिच गुणे 180। अल्फा बराबर क्वाइल शॉर्ट पिच अपॉन पोल पिच गुणे 180, या अल्फा बराबर 180 डिग्री बटा नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वाइल है। ठीक है, तो ये फुल पिच है, हाफ जो है देख सकते हैं बनाया गया है यहाँ पे शॉर्ट पिच। ठीक है, पोल पिच बराबर टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, फुल पिच में होता है। और शॉर्ट पिच में क्या होता है, शॉर्ट पिच बराबर पोल पिच माइनस क्वाइल पिच होता है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वितरण गुणांक होता है गुणक। इसका फार्मूला है वितरित कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल बटा संकेंद्रित कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि इंड्यूस्ड EMF जो है इन डिस्ट्रीब्यूटेड क्वाइल वाइंडिंग अपॉन इंड्यूस्ड EMF इन कंसंट्रेटेड क्वाइल वाइंडिंग। ठीक है, या फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बराबर विद्युत वाहक बलों का सदिश योग बटा विद्युत वाहक बलों का अंकगणितीय योग। ठीक है, तो ये उसका फार्मूला होता है KD बराबर 2R साइन M बीटा बाई 2 अपॉन M 2R साइन बीटा बाई 2। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो फार्मूला बचेगा साइन M बीटा बाई 2 अपॉन M साइन बीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। M क्या है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर मैग्नेटिक पोल पर फेज है। बीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एडजेसेंट स्लॉट्स है। बीटा बराबर 180 डिग्री बटा N होता है, याद रखिएगा। N क्या है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर मैग्नेटिक पोल होता है। ठीक है, प्रति कला प्रेरित औसतम विद्युत वाहक बल EP बराबर क्या होता है 2.225 FZ वोल्ट होता है। EP बराबर 4.445 FT वोल्ट होता है, और EP बराबर 4.44 kP KD जो है 5 FT वोल्ट होता है। तो मेन वाला यही है, तीसरा वाला। ठीक है, अब हम देखेंगे पावर प्लांट के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो वाष्प शक्ति संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट की जो सर्वांग जो दक्षता होती है वो 29% होती है। दक्षता में यह कमी संयंत्र के विभिन्न भागों में हानि से होती है। जैसे पहला है बॉयलर लॉस बॉयलर लॉस 16% होता है, टरबाइन लॉस 55% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है दोस्तों कंडेंसर लॉसेस 54%, अल्टरनेटर लॉस 1%। ठीक है, ताप शक्ति संयंत्र रैंकाइट साइकिल पर जो है या रैंकिन साइकिल पर आधारित होती है, याद रखिएगा। आधुनिक बॉयलर की दक्षता जो है 85 से 90% होती है। गैस टरबाइन का मुख्यतः प्रयोग जो है एयरक्राफ्ट में किया जाता है। ठीक है,
गैस टरबाइन मुख्यतः ब्रेटॉन चक्र, ठीक है ना, ब्रेटॉन साइकिल पर कार्य करता है गैस टरबाइन, ठीक है ना। हाइड्रोलॉजी के बारे में देखते हैं। निम्न शीर्ष संयंत्र, उपलब्ध जल शीर्ष 30 मीटर से कम, ठीक है। और इसमें कौन सा टरबाइन प्रयोग करते हैं? प्रोपेलर या कपलान टरबाइन हम प्रयोग करते हैं निम्न शीर्ष संयंत्र में, ठीक है ना, लो हेड प्लांट में। और अगर मीडियम हेड प्लांट है तो ये जो है जो हेड होगा वो 30 से 100 मीटर के बीच में होगा, ठीक है। और इसमें हम जो टरबाइन यूज करते हैं वो फ्रांसिस या कपलान टरबाइन यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा है उच्च शीर्ष संयंत्र, हाई हेड पावर प्लांट जो है, ठीक है, इसका जो ऊंचाई होता है 100 मीटर से ऊंचा होता है। इसमें हम पेल्टन व्हील टरबाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर प्लांट के बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख मंदक यानी कि मॉडरेटर हम इसमें कौन कौन सा यूज करते हैं? तो हल्का पानी, ठीक है, भारी पानी, ग्रेफाइट, बेरिलियम और कार्बनिक द्रव, ठीक है। एक सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर में सोडियम शीतलक की तरह तथा ग्रेफाइट मॉडरेटर की तरह प्रयोग किया जाता है। एक कैंडू रिएक्टर में जो है प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन की तरह तथा भारी जल मॉडरेटर तथा शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम तथा बोरान का प्रयोग किया जाता है जो विखंडन में उपजे अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को सोख लेती है या एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो पहला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो जो परंपरागत होते हैं दोस्तों, ये संसाधन पुनः उत्पादित नहीं किए जा सकते, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। और ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं इन्हीं को हम अनवीकरणीय बोलते हैं, यानी कि फिर से इनको नया नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और दोस्तों जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं ये संसाधन पुनः उत्पादित किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ठीक है। और ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोनों में अंतर क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ जो है MH प्लांट्स, ठीक है। तो पीको हाइड्रो परियोजना 5 किलोवाट तक, माइक्रो हाइड्रो परियोजना 5 से 100 किलोवाट तक होता है। मिनी हाइड्रो परियोजना 100 किलोवाट से 1 मेगावाट के बीच में होता है। लघु हाइड्रो परियोजना 1 से 15 मेगावाट के बीच में होता है। मीडियम हाइड्रो परियोजना जो है 15 मेगावाट से 100 मेगावाट के बीच में होता है। और दीर्घ हाइड्रो परियोजना 100 मेगावाट से ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, UEE देखते हैं, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो पहला है दीप्तिमान दक्षता, यानी कि रेडिएंट एफिशिएंसी क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है प्रकाश के रूप में विकिरण ऊर्जा बटा पिंड के द्वारा कुल विकिरण ऊर्जा, ठीक है। ज्योति तीव्रता क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका फार्मूला होता है ल्यूमिनस फ्लक्स अपान स्टेरेडियन, ठीक है। तो आई बराबर एफ अपान जो है ओमेगा होता है, ठीक है ना। कैंडेला इसका मात्रक होता है, याद रखिएगा। सॉलिड कोर फ्रेंड्स देखिए, सॉलिड कोर जो स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है ओमेगा बराबर इसको A अपान R स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ए क्या है? एरिया है, ठीक है ना, अपान R स्क्वायर, R क्या है? दूरी है, ठीक है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। प्रदीपन क्या होता है? इल्यूमिनेशन क्या होता है? E बराबर एफ अपान A होता है। E क्या है? इल्यूमिनेशन है, ठीक है। एफ क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स है। और A क्या है? एरिया है। तो इसका मात्रक होता है ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इल्यूमिनेशन का मात्रक होता है ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, यानी कि MHCP बराबर होता है फ्लक्स अपान ओमेगा, ठीक है। ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है, ठीक है। इसका जो है फार्मूला होता है क्षैतिज समतल में विकिरण कुल ज्योति फ्लक्स अपान क्षैतिज तल द्वारा केंद्र पर घन कोण, ठीक है। उसके बाद है औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति, यानी कि MHSCP, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है अर्धगोलाकार में उत्पन्न फ्लक्स बटा 2 पाई होता है। उसके बाद आता है बीम कारक, यानी कि बीम फैक्टर। बीम फैक्टर का मान सामान्यतः 0.3 से 0.6 तक लिया जाता है। बीम फैक्टर बराबर बीम ल्यूमेन अपान लैंप ल्यूमेन। स्पेस ऊंचाई अनुपात, स्पेस ऊंचाई अनुपात 1 और 2 के बीच रहता है। उपयोगिता कारक दोस्तों यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष प्रकाश के लिए 0.4 से 0.6 तक होता है और अप्रत्यक्ष प्रकाश के लिए 0.1 से 0.5 तक होता है, ठीक है। यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर होता है कि फ्लक्स जो यूटिलाइज्ड हुआ है और अपान टोटल फ्लक्स जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम आगे देखेंगे आगे क्या क्या दिया है फार्मूला, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुरक्षण गुणांक, यानी कि मेंटेनेंस फैक्टर बहुत पूछता है दोस्तों।
तो इसका फार्मूला होता है कि समान स्थिति में औसत प्रदीप्ति बटा में आदर्श स्थिति में औसत प्रदीप्ति। ठीक है, इसका जो समानता मान होता है वो 0.4 से 0.8 के बीच होता है। ठीक है, अब उसके बाद है अवक्षय या ह्रास गुणांक। ठीक है, तो इसका यानी कि इसका जो है डिप्रिसिएशन फैक्टर बोलते हैं। आदर्श स्थिति में औसत प्रदीप्ति बटा सामान्य स्थिति में औसत प्रदीप्ति, इसका जो मान होता है वो 1.2 से 1.5 होता है। अब देखिए लैंप और उसका रंग। सोडियम वाष्प लैंप का रंग क्या होता है? पीला। सोडियम वाष्प प्रारंभ में कैसा होता है? गुलाबी। मरकरी वाष्प दोस्तों का रंग होता है ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, देखिए वैद्युत तापन और उसका अनुप्रयोग। प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन का अनुप्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोड बॉयलर में करते हैं। आर्क हीटिंग का प्रयोग क्या करते हैं? वैद्युत आर्क वेल्डिंग में करते हैं। अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन का जो प्रयोग है वह व्यावसायिक जो है कुकिंग में करते हैं। उच्च आवृत्ति भंवर धारा का प्रयोग जो है सतह कठोरीकरण में करते हैं। ठीक है ना, सरफेस हार्डनिंग में करते हैं। उसके बाद फार्मूला है औसत भार का लोड कर्व के अंतर्गत क्षेत्रफल बटा 24 हावर्स। डिमांड फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड अपान कनेक्टेड लोड। डिमांड फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम होता है। लोड फैक्टर का फार्मूला होता है एवरेज लोड बटा मैक्सिमम लोड होता है। ठीक है, इसका भी मान 1 से कम होता है। उसके बाद कनेक्टेड लोड बराबर होता है एवरेज लोड अपान कनेक्टेड लोड, इसका भी मान 1 से कम होता है। ठीक है, उसके बाद डाइवर्सिटी फैक्टर, इसका फार्मूला होता है दोस्तों क्या लिखा है फ्रेंड्स? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बटा जो है फ्रेंड्स मैक्सिमम डिमांड ऑन जो है इंटायर ग्रुप। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है, बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, इसका फार्मूला होता है एवरेज जो है एवरेज कनेक्टेड लोड अपान रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट होता है। ठीक है, इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर का फार्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड एट प्लांट बटा रेटेड प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, संयंत्र उपयोगिता गुणक बराबर संयंत्र की निर्गत ऊर्जा बटा संयंत्र क्षमता गुणे उपयोगिता के घंटे होता है। आरक्षित क्षमता का फार्मूला होता है संयंत्र की क्षमता माइनस अधिकतम मांग। एवरेज लोड बराबर लोड फैक्टर गुणे मैक्सिमम डिमांड, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए फार्मूला है कि लोड फैक्टर गुणे मैक्सिमम डिमांड अपन रेटेड प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, तो भी फार्मूला है कैपेसिटी जो है संयंत्र उपयोगिता गुणांक के साथ ये फार्मूला दिया है। देखिए उसके बाद यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है फ्रेंड्स? मैक्सिमम डिमांड अपन रेटेड प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये समीकरण से फ्रेंड्स बन जाएगा हमारा जो है लोड फैक्टर गुणे यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, CF क्या था यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या CF दिया है यहाँ पे, कनेक्टेड लोड फैक्टर, मतलब कि कैपेसिटी ठीक है, तो यही होगा कनेक्टेड लोड फैक्टर होगा। ठीक है, बराबर लोड फैक्टर गुणे यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए टैरिफ का प्रकार और उपभोक्ता के प्रकार। तो ब्लॉक रेट टैरिफ का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? घरेलू व्यवसाय के लिए करते हैं। ठीक है ना, फ्लैट रेट टैरिफ का प्रयोग हम कृषि और स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए करते हैं। 2 पार्ट टैरिफ का प्रयोग हम मध्यम श्रेणी के उद्योग के लिए करते हैं। पावर फैक्टर टैरिफ का प्रयोग बड़े उद्योगों के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो NP बराबर होता है NP12। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए N प्रकार के अर्धचालक में जो है जो मेजॉरिटी होते हैं वो कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी जो है वो होल्स होते हैं। ठीक है, और P प्रकार के अर्धचालक में जो मेजॉरिटी होते हैं वो जो है मेजॉरिटी P टाइप के जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो है होल्स जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, मोबिलिटी यहाँ पे दिया गया है मटेरियल्स। जर्मेनियम की जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है, जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो 3800 वर्ग सेंटीमीटर प्रति वोल्ट सेकेंड है। ठीक है, और जो जर्मेनियम में होल की मोबिलिटी है वो 1800 वर्ग सेंटीमीटर प्रति वोल्ट सेकेंड है। और सिलिकॉन की बात करें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी तो 1300 वर्ग सेंटीमीटर प्रति वोल्ट सेकेंड है। और सिलिकॉन की होल की मोबिलिटी की बात करें तो 500 वर्ग सेंटीमीटर प्रति वोल्ट सेकेंड है। सेमीकंडक्टर डायोड दोस्तों उसका ये जो है फ्रेंड्स देखिए सेमीकंडक्टर डायोड, तो जो थर्मल वोल्टेज होता है ठीक है 25 मिली वोल्ट होता है 0 केल्विन पर, और 300 केल्विन पर 26 मिली वोल्ट होता है। ठीक है ना,
उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही। तो पहला है डीसी आउटपुट वोल्टेज अर्ध तरंग के लिए Vm/पाई होता है, फुल तरंग के लिए, फुल तरंग में सेंटर टाइप के लिए 2 Vm/पाई होता है, ब्रिज में भी 2 Vm/पाई होता है। आरएमएस आउटपुट वोल्टेज बात करें तो अर्ध तरंग के लिए Vm/2 होता है, सेंटर टाइप के लिए Vm/√2 होता है, ब्रिज के लिए भी Vm/√2 होता है। और रिपल वोल्टेज की बात करें तो हाफ वेव में 0.3856 होता है, मैक्सिमम Vm होता है, और सेंटर टाइप में 0.3077 Vm होता है, ब्रिज में भी 0.3077 Vm होता है। ठीक है। और वोल्टेज रिपल फैक्टर की बात करें तो हाफ वेव में 1.211 होता है, और सेंटर टाइप में 0.482 होता है, और ब्रिज में भी 0.482 होता है। दक्षता की बात करें तो हाफ वेव का 40.53 होता है, सेंटर टाइप का 81.06 होता है, फुल वेव का 81.06 होता है। ठीक है। और बात करें कि TUF की, तो ये जो इसका होता है कि 0.2865 होता है, और इसका 0.672 0.8106 होता है। बात करें पीक इनवर्स वोल्टेज की, PIV वोल्टेज की, तो जो है हाफ वेव का Vm होता है, सेंटर टाइप का 2 Vm होता है, और जो है फुल वेव का भी Vm होता है। बात करें क्रिस्ट फैक्टर की, ठीक है, तो 2 होता है, हाफ वेव का √2 होता है, फुल सेंटर टाइप का √2 होता है, ब्रिज का। ठीक है। डायोड की संख्या बात करें दोस्तों तो जो है हाफ वेव में 1 होता है, सेंटर टाइप में 2 होता है, और ब्रिज में 4 होता है। रिपल आवृत्ति की बात करें तो हाफ वेव में F होता है, जो है 2F होता है इसका, ठीक है, सेंटर टाइप का, और ब्रिज का भी 2F होता है। ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए विभिन्न विन्यासों में ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणों की तुलना की गई है। तो ये साफ साफ दिख नहीं रहा होगा दोस्तों। ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा दिख ही रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है। और ये देखिए फ्रेंड्स, पावर एम्पलीफायर क्लास A चालन कोण है 360 डिग्री, दक्षता है 50%। क्लास B चालन कोण 180 है, दक्षता है 78.5%। क्लास AB है 180 से 360 होता है, दक्षता 50 से 78.5% होता है। क्लास C है जो 180 से जो है कम होता है। ठीक है। और जो दक्षता होता है वो 90% के आसपास होता है। ठीक है। बात करें बाइपोलर ट्रांजिस्टर की, तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का फार्मूला होता है एमीटर से आए वाहकों के कारण कलेक्टर धारा बटा कुल एमीटर धारा होता है। ठीक है। इसका मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है। 0.95 से 0.99 ही होता है। धारा प्रवर्धन गुणांक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बीटा बराबर होता है, ठीक है, IC कलेक्टर करंट अपन बेस करंट। ठीक है। और ICEO बराबर होता है बीटा +1 ICBO। ठीक है। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो बीटा बराबर α/1 माइनस अल्फा, और अल्फा बराबर बीटा/1 प्लस बीटा भी होता है। ठीक है। और रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा बात करें तो गामा बराबर 1 प्लस बीटा, और गामा बराबर 1/1 माइनस अल्फा होता है। ऑक्सीलेटर के प्रकार देखिए, टाइप ऑफ कंपोनेंट है RC ऑक्सीलेटर। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन है ऑडियो आवृत्ति, और जावक्रिय जो है वेव जनरेटेड जावक्रिय। LC ऑसिलेटर दोस्तों रेडियो आवृत्ति और जो है वर्गाकार। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है रेडियो आवृत्ति और ट्रेंगुलर एवं जो है शॉर्टटूथ होता है, शॉर्टटूथ। ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें ऑफ ट्रांजिस्टर्स की, तो ये जो है देखिए कट ऑफ मोड है। तो अगर जो इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन अगर दोनों रिवर्स बायस हैं तो कट ऑफ रीजन होगा, और अगर इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है तो वो एक्टिव रीजन होगा। और अगर इमीटर जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस है, और जो है जो कलेक्टर जंक्शन है वो भी फॉरवर्ड बायस है तो ये सैचुरेशन रीजन होगा। और अगर जो है इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस है, कलेक्टर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है तो ये रिवर्स एक्टिव जो है रीजन होगा। ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन भी दिया है, ऑफ स्विच कट ऑफ में काम करेगा तो ऑफ स्विच, एक्टिव है तो एम्पलीफायर की तरह, और सैचुरेशन है तो ऑन स्विच, रिवर्स अगर एक्टिव है तो ये प्रैक्टिकली नॉट जो है मतलब पॉसिबल होता है। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स 2
ऑप एम्प यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के गुण क्या है देखिए। तो वोल्टेज मान जो है, वोल्टेज गेज का आदर्श मान और प्रायोगिक मान है। तो वोल्टेज गेन का मान इनफाइनाइट हो जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, लेकिन जो प्रायोगिक मान होता है वो 10⁶ होता है। इनपुट प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है, प्रायोगिक मान 10⁶ ओम या 1 मेगा ओम होता है। आउटपुट प्रतिरोध 0 होता है और प्रायोगिक मान 10 ओम से लेकर 100 ओम तक होता है। बैंडविड्थ जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनफाइनाइट होता है आदर्श के लिए, और प्रायोगिक के लिए जो है 10⁶ हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज होता है। CMMR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का आदर्श मान इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रायोगिक मान जो है वो 10⁶ या 120 डेसिबल होता है। स्लीव रेट की बात करें तो आदर्श मान इनफाइनाइट होता है, प्रायोगिक मान 80 वोल्ट प्रति माइक्रो सेकेंड होता है। बूलियन अलजेब्रिक लॉज एंड थ्योरम्स, ठीक है। तो पहला है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है, A+B बराबर B+A और A.B बराबर B.A होता है। एसोसिएटिव लॉ A+B कोष्ठक में B+C है तो इसको हम A+B कोष्ठक में +C लिख सकते हैं, या A+B+C भी लिख सकते हैं। एंड दोस्तों A.B.C है तो A.B एक कोष्ठक में .C अलग लिख सकते हैं, या बराबर A.B.C लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि A गुणे B+C है तो इसको हम AB + AC लिख सकते हैं, और अगर एक कोष्ठक में A+B है, दूसरे कोष्ठक में C+D है तो इसको हम AC + AD + BC + BD लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेशन थ्योरम क्या है, A बराबर जो है A होता है और A.0 बराबर 0 होता है, A.1 बराबर होता है A.A बराबर होता है 0, ठीक है। और उसके बाद है इन्वोल्यूशन थ्योरम। तो A बार यानी कि A' पर डैश है तो A ही उसका मान होगा, ठीक है। डबल डैश है तो उसका मान A हो जाएगा। और ऑपरेशन थ्योरम की बात करें तो A+A बराबर A+0 बराबर A+1 बराबर 1, A+A बार बराबर 1, ठीक है। ट्रांसपोजिशन थ्योरम A/B एक कोष्ठक में, A/C एक कोष्ठक में, तो इसको हम लिख सकते हैं A+BC। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम A/BC है बराबर, इसको लिख सकते हैं A+B एक कोष्ठक में, A+C दूसरे कोष्ठक में, ठीक है। और डी मॉर्गन्स थ्योरम का ये रेफरेंस होता है कि A1.A2.A3 पर AN है के ऊपर बार लगाए तो A1 बार प्लस A2 का बार प्लस A3 पर बार, ठीक है, ऐसे। और ये भाग वाला है, इसको भी ऐसे कर देंगे, लेकिन यहाँ पे गुणा हो जाएगा A1 पर बार इंटू A2 पर बार इंटू A3 का बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, और पहला है और गेट का सिंबल है, और गेट का सिंबल है जो अलजेब्रिक फंक्शन y बराबर A+B होता है, और ट्रूथ टेबल भी इसका है, ठीक है ना। A भी y है तो A 0 है, B 0 है तो y भी 0, 0 1 1 1 0 1 1 1 1 होगा, ठीक है। एंड गेट का सिंबल है और y बराबर A.B होता है, इसका 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 होता है। नॉट गेट इसको इन्वर्टर बोलते हैं, y बराबर A बार होता है, 0 है तो 1 1 है तो 0। नॉर गेट का सिंबल ये होता है y बराबर A+B 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 होता है, ठीक है। XOR का सिंबल होता है फ्रेंड्स, इसका फार्मूला यानी कि इसका होता है y बराबर AB बार प्लस A बार B, ठीक है। तो इसका अगर A और B 0 0 है तो y भी 0 होगा, 0 1 है तो 1 1 0 है तो 1 1 1 है तो 0, ठीक है। एक्सक्लूसिव नार गेट दोस्तों उसका फार्मूला ये होता है y बराबर AB प्लस A.B बार, A बार B बार, ठीक है। 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1। नैंड गेट का सिंबल होता है ये, और इसका होता है y बराबर AB बार होता है, ठीक है। और 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 होता है। बफर सर्किट का ये होता है फ्रेंड्स सिंबल, y बराबर A होता है, यानी कि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, ठीक है। 0 इनपुट है तो y भी 0 होगा, और 1 आउटपुट इनपुट है तो आउटपुट भी 1 होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ये पूरा मैंने आपको ये पूरा PDF आपको कंप्लीट करा दिया हूँ दोस्तों। इसका PDF चाहिए फ्री में दोस्तों
तो इस वीडियो पर 100 लाइक बस कर दीजिएगा आप लोग मिलके, ठीक है। और अगर आपको तुरंत PDF चाहिए फ्रेंड्स तो 25 रुपये आप पे कर दीजिएगा बस, ठीक है ना, मेरे नंबर पे 9889792600, क्योंकि इस PDF को खोजने में दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लगा दोस्तों, बहुत ही कई दिन से इस PDF को खोज रहा था दोस्तों, बहुत ही मेहनत से जाकर मिला है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि इसका भी वीडियो आप देख लीजिएगा, पिछला वीडियो इसी का बनाया था मैं, ठीक है। और एक ये देखिए वॉल्यूम 2 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम 2 है, और वॉल्यूम 1 का भी दोस्तों PDF मेरे पास है, वो भी आपको 25 रुपये में वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोनों का आपको PDF मिल जाएगा। इसको आप दोस्तों प्रिंट आउट करा लेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। इसको आप दीवार पर चिपका देंगे दोस्तों, रोज़ आपको देखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।